हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक प्रैक्टिकल जानकारी देने वाला हूं। क्वॉशिंग से रिलेटेड ये जानकारी रहेगी। क्वॉशिंग अब किसी भी मामले में हो सकती है। लाइक 498 में सबसे कॉमनली जो आप लोग क्वॉशिंग में जाते हैं 498 की एफआईआर के लिए या 498 की चार्जशीट के लिए, या इसके अलावा डीवी एक्ट का केस होता है तो अब हम उसमें भी क्वॉशिंग में जाते हैं। या इसके अतिरिक्त भी अगर कोई ऑर्डर होता है, कोई कॉग्निजेंस ऑर्डर है, कुछ और ऑर्डर है, तो डायरेक्टली उसकी क्वॉशिंग के लिए भी आप हाईकोर्ट में जा सकते हैं। क्वॉशिंग का सीधा सा मतलब होता है कि हम कह रहे हैं कि ये मामला चलना ही नहीं चाहिए या ये ऑर्डर स्टैंड ही नहीं होना चाहिए, इसको क्वैश यानी कि खत्म कर दिया जाना चाहिए, खारिज कर दिया जाना चाहिए इनिशियल स्टेज पर ही। अब दोस्तों देखो, हम कह रहे हैं इनिशियल स्टेज पर ही खारिज कर दिया जाना चाहिए। अब एक मामला दर्ज कराया किसी ने, उसके अंदर आपके ऊपर कुछ आरोप लगा दिए। ये आरोप सही है या गलत है, ये कैसे पता चलेगा कोर्ट को? इसी के लिए तो ट्रायल चलाया जाता है, विचारण चलाया जाता है, जिसमें गवाह आते हैं, सबूत पेश होते हैं, तब पता चलता है। लेकिन आप तो शुरुआती स्तर पर ही हाई कोर्ट में जा रहे हो कि साहब इस मामले को तो खत्म ही कर दो। अब जो हाई कोर्ट है वो आपकी बात क्यों माने और कैसे माने? अब अगर आप कोई सबूत पेश करते हो, लाइक कोई रिकॉर्डिंग पेश करते हो, कोई डॉक्यूमेंट पेश करते हो, तो उसकी प्रामाणिकता देखी जानी भी जरूरी है, जो कि ट्रायल में ही पॉसिबल है। इसलिए जो क्वैशिंग होती है वो कभी भी सबूतों के आधार पर नहीं होती। हाँ, कुछ प्राइमा फेसी सबूत आप जरूर यूज कर सकते हो। लाइक आपने कहा साहब मैं तो उस लोकेशन पे ही नहीं था, प्राइमा फेसी सबूत हो गया कि जो वहां थे ही नहीं, तो घटना कैसे घट जाएगी, आप कैसे उसको पीट दोगे, मार दोगे, ये चीज अलग है। और जो क्वैशिंग की पिटीशन होती है ना, इसकी ड्राफ्टिंग में आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब बहुत सारे वीडियोज में हम इन बातों को समझाते हैं, पता नहीं कितने अनगिनत वीडियो होंगे इस पे, लेकिन उसके बाद भी लोग मानते नहीं हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि आप लोग लेमैन हैं, आपको ज्यादा नहीं पता, लेकिन कम से कम जब आपका वकील आपको कुछ समझा रहा है तो उसको तो मान लो। आपका एक केस है, वो एक दिन में आपके जैसे 50 केस देखता है, कुछ मामलों में 100 और कुछ में उससे भी ज्यादा। उसको नहीं पता होगा तो कई बार मानना भी चाहिए। अब क्वेश्चन में मैंने भी आपको कई बार गाइड किया कि भैया जो मटेरियल होता है वो आपको केवल प्राइमा फेसी ही लिखना है। जो ग्राउंड बनाने, आप ग्राउंड में ये लिखो कि ऐसा हुआ था उस दिन, मैं उसको घुमाने ले गया, उसकी फोटोग्राफ मेरे पास अवेलेबल है, इसका बिल मेरे पास अवेलेबल है, ये सब चीजें इस तरीके से क्वॉशिंग में नहीं चलेंगी। आप क्वॉशिंग फाइल कर रहे हो, डाइवोर्स की पिटीशन फाइल नहीं कर रहे हो। अब ये मैंने बहुत समझाया, कई बार समझाया। अब रिसेंट एक उदाहरण आपको बताता हूं। एक हमारे क्लाइंट है, काफी अच्छे क्लाइंट है और बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमको बोला कि साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमारी तरफ से एक पिटीशन क्वॉशिंग की फाइल होनी है। हमने कहा जी ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है कि इस पिटीशन की ड्राफ्टिंग होनी है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट या कोई सी भी हाई कोर्ट हो, क्वॉशिंग की पिटीशन का जो एक स्ट्रक्चर होता है, देखो थोड़ा थोड़ा जो प्रैक्टिस का डिफरेंस है वो तो सब हाई कोर्ट में है, लेकिन मेन जो चीज होती है कि जो ग्राउंड्स होते हैं वो कैसे लिखने हैं, वो मैं मानता हूं कि ऑलमोस्ट सभी हाई कोर्ट में क्वॉशिंग के एक जैसे ही ग्राउंड जाते हैं कि भाई जनरल और वेग एलिगेशंस हैं, पुलिस ने सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है, आपको नोटिस सर्व नहीं हुए हैं, या कोई और टेक्निकल फॉल्ट अगर उसमें है, या प्राइमा फेसी आपका रोल निर्धारित नहीं किया गया, तो उन सब चीजों को आप बताते हैं। क्योंकि यही चीजें हैं जो शुरुआत में कोर्ट देख के अंदाजा लगा सकता है कि ये केस गलत तरीके से केवल आपको परेशान करने के लिए दर्ज कराया गया है, ना कि वो आपके सबूतों को आकलन करने बैठेगा। और इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो सीधी सीधी व्यवस्था दी है, जिसमें उन्होंने बोला है कि हाईकोर्ट क्वॉशिंग के टाइम पे मिनी ट्रायल नहीं चला सकता। मिनी ट्रायल मतलब सबूतों का विश्लेषण नहीं कर सकता। इतने सारे जजमेंट्स के बाद और इतने सारे वीडियोज के बाद भी अगर आप ये कहते हैं कि साहब नहीं, मेरी जो पिटीशन है वो तो छोटी लग रही है, इसमें फैक्ट्स तो आए नहीं, इसमें आप फैक्ट्स डालिए। अब इस मामले में कुछ ऐसा ही हुआ। एज ए लेमैन उन्होंने मुझे अपनी पूरी स्टोरी लाइन दे दी, बोला सारी ये डालनी है इसमें। अब जो स्टोरी लाइन उन्होंने बनाई थी कि कैसे शादी हुई, कैसे सारी घटनाएं घटी, वो स्टोरी लाइन ही अपने आप में 30 पेजेस की थी। उसके बाद फिर ग्राउंड्स बनाने, फिर ग्राउंड्स में भी हमारे पास ये सबूत है, हमारे पास ये सबूत है, हमारे पास ये सबूत है। इनिशियली मैंने उनको मना भी किया कि ये सब चीजें नहीं डाली जाती, लेकिन फिर भी उनका मन था कि नहीं सर आना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक बैलेंस्ड ओपिनियन रखा कि चलो ठीक है, इनकी बात भी रह जाए। तो हमने फिर भी उनका दिया गया 60% मटेरियल हटा दिया, केवल 30 से 40% मटेरियल को ही उसमें इंक्लूड किया। लेकिन फिर भी उसमें प्रॉब्लम आ गई क्योंकि बल्कि पिटीशन दिखाई दे रही थी और इनिशियल लेवल पे ही अब हमारे सामने यह है कि हमें उस पिटीशन को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम उस पिटीशन के बेस पे ही आगे जाते हैं तो प्रॉब्लम आनी तय है, ये हमें संकेत मिल चुके हैं। तो ऐसे मामले में क्लाइंट को हमेशा नुकसान हो जाता है, वो चाहे ना चाहे, पर अनजाने में की गई मिस्टेक का भी कॉन्सिक्वेंस तो भुगतना पड़ता है। अब आप जहर खाएंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस तो होगा ना, भले आप ये कहें मैंने जानबूझ के नहीं खाया। इसलिए ध्यान रखें, कहीं ना कहीं अपने वकील की भी बात उनके एक्सपीरियंस के बेस पे आपको माननी चाहिए।
आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।